हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेडी हॉरर स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुई कुछ क्रीपी और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स शेयर करता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरीज मुझे शेयर करनी है, सो मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरे जीमेल पे आप लोग को जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप लोग वो स्टोरीज मुझे शेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैं जनरली सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई ही स्टोरीज सुनाता हूँ, बट बीते कुछ दिनों से मैं रेडिट नाम की एक वेबसाइट है उस पर स्क्रॉल कर रहा था एंड वहाँ पे लोग अपनी रियल स्टोरीज विद प्रूफ शेयर करते हैं। सो आज उनमें से ही मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियाँ लाया हूँ जो सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा डरावनी है। सो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की उन डरावनी कहानियों की तरफ। ये बात तकरीबन 2006 के आसपास की है, जब मैं लगभग 14 साल का था और मेरे पापा की डेथ जब मैं 10 साल का था तभी ही हो गई थी। पापा के डेथ के बाद कुछ महीने तक तो खाने पीने का जैसे तैसे हो गया, लेकिन उसके बाद घर में पैसे ख़त्म होने लगे। मजबूरी में मेरी मम्मी को जॉब करनी पड़ी और हमें अपना अच्छा खासा शहर का फ्लैट छोड़कर यूएस के नवाडा शहर में एक आउटर विलेज एरिया के अंदर मेरे पापा के पुराने फ्लैट में आकर रहना पड़ा। वो घर एकदम खंडर हो चुका था, लेकिन मजबूरी में ही हमें वहीं पे सब साफ सफाई करके रहना पड़ा। कहने को तो वो 1 BHK था, लेकिन विलेज एरिया में होने के कारण 1 BHK होने के बावजूद वो घर काफ़ी बड़ा था। 2-3 साल तक तो हम उस घर में आसानी से रहे। वो घर पापा का हुआ करता था। अब चूंकि हम वहीं आकर रहने लगे थे तो अब हमें रेंट की झंझट भी नहीं थी। जो थोड़ा बहुत मेरी मम्मी कमाती थी वो मेरे स्कूल और राशन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन उसके बाद हमारे घर में अचानक ही अजीब घटनाएं होने लगीं। मुझे पहले भी पैरानॉर्मल एंटिटी की प्रेजेंस फील हुई है। कुछ बहुत ज़्यादा थी तो कुछ बस ऐसे ही फील होती थी, पर उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये उन सभी में से सबसे ज़्यादा डरावनी थी। मुझे मेरा खुद का ही घर डरावना लगने लगा था। हवाएं भी थोड़ा हैवी फील होती थी और कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा काली लगती थी। मतलब कि रोशनी होने के बाद भी अंधेरा फील होना, और मैं पूरा फील कर पाता था। मतलब आसपास कुछ नेगेटिव प्रेजेंस तो ज़रूर है। ऐसी बहुत सारी अजीब घटनाएं घटी, जैसे कि जब मैं स्कूल में होता था तो मेरी मम्मी ने साफ साफ मुझे हॉल में चिल्लाते हुए मेरी आवाज़ सुनी। एक बार नहीं, वो भी कई बार, जो कि नामुमकिन था क्योंकि मैं तो स्कूल में हुआ करता था। रात में स्टील के बर्तनों का इधर उधर खिसकना, मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई बर्तनों को किचन की स्लैब पे फिसला रहा है। तो कभी कभी तो किचन में रखे बर्तन अपने आप स्टैंड पे से गिर जाता, तो कभी रूम में अचानक ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉज खुल जाता और एक तेज आवाज के साथ झटके से वापस बंद हो जाता। पैसे और ऐसी कुछ चीजें जो हमें जल्दी में चाहिए होती थी, वो सामान हमेशा अपनी जगहों से गायब हो जाता था। बाद में वो लेकिन उसी जगह पे रखा मिलता था, या घर में किसी कोने में से वापस से वो पैसे और सामान मिल जाते थे। कभी कभी तो गायब हुआ सामान वापस मिल जाता था, तो कभी कभी तो पूरे तरह से ही गायब हो जाता था। एक बार जब मैं बेड पे सोया था तो मुझे मेरे बाजू में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब मैंने आँख खोली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उसी के ठीक बाजू में कालीन के ऊपर मैंने कुछ लाल बूंदें देखी, एकदम सुर्ख लाल। मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन उस दाग को मैं कभी कालीन से बाहर नहीं निकाल सका। एक दिन मैं घर पर अकेला था, हॉल में बैठकर अकेले ही कैरम की गोटियों से खेल रहा था, और तभी मैंने अपनी आंखों से किचन में एक धुंधला सा सफ़ेद साया देखा। मुझे लगा ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। 30 सेकंड के लिए मैं एकदम मूर्ति जैसा बिना हिले उस सफ़ेद धुएं जैसी आकृति को देखता रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो मैं दौड़कर घर से बाहर भागा और भागकर बाहर ही एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। तब मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, घर में बस एक कीपैड वाला मोबाइल था
जो मेरी मम्मी के पास था। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर वापस जाऊं। शाम को मैं अपने घर वापस गया। मम्मी भी आ चुकी थी। मैंने मम्मी को सारी बात बताई। उन्हें सब बात पता होने के बाद भी वो मुझसे कहने लगी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन चीज़ों से हम जितना डरेंगे वो हमें उतना ही डराएंगी। और मेरी मम्मी मुझे चर्च में जाकर प्रे करने को बोलती थी। वो आखिर कर भी क्या सकती थी, हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं। मम्मी तो जितना कमाती थी उससे बस मेरा स्कूल और महीने का राशन आ जाता था। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट भी नहीं था। मेरी मम्मी को पता था कि या तो हम इस हॉन्टेड घर में रहें या तो हम रोड पे आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। खैर, दिन तो बीतते चले गए। हमें भी ये छोटी मोटी चीज़ों की आदत सी हो गई थी। लेकिन जिस चीज़ ने सच में मेरे लिए सब कुछ बदल दिया वो ये थी कि एक रात में हॉल में हमेशा की तरह टीवी चलाकर सो रहा था। मैं हमेशा टीवी चालू करके या यहाँ तक कि लाइट जलाकर ही सोता था, क्योंकि मैं अंधेरे में अकेला नहीं सोना चाहता था। अब चूंकि उस दिन मैं टीवी चलाकर सो रहा था तो उसकी रोशनी काफ़ी थी, इसलिए मैंने लाइट भी ऑफ कर दी थी। टीवी पे स्पाइडरमैन 2 चल रही थी। लेकिन जब मेरी नींद में ही एकदम हल्की आंख खुली तो एक जवान औरत मेरे ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी। वो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे का रंग लाइट ब्राउन था और उसने येलो कलर की एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि दाग धब्बे से बहुत पुराना लग रहा था। उसके काले बाल उसके कमर तक आ रहे थे। मैंने एक्चुअली में उसे पूरे तरीके से देखा भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा नींद में होने के कारण मैं बस करवट बदलकर वापस सो गया। पता नहीं कैसे पर मेरी दोबारा आंख लग गई। आंख लगने के बाद मैंने जो सपना देखा वो और भी डरावना था। मैं बिल्कुल अंधेरे में था और मुझे अपने कमरे में एक गुस्सैल, नफरत और बुराई से भरी एक एनर्जी महसूस हुई। मैं घबराकर उठ बैठा और उठकर अपने मम्मी के रूम के दरवाजे की ओर छलांग लगाया। मैं दरवाजे के करीब भी नहीं पहुंचा और अचानक मेरी आंखें खुली और मैं वापस बिस्तर पर अंधेरे में था। ये चलता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दरवाजे तक पहुंचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। हर बार मैं दरवाजे के करीब आते जाता, लेकिन तभी मेरी आंख तड़पते हुए वापस बेड पे खुलती थी। कई बार मैं अपनी माँ के दरवाजे तक पहुंचता कि उतने में ही वो साया मुझे पीठ से पकड़कर वापस बेड पे लाकर पटक देता। मैं सपने के अंदर सपना देख रहा था, लेकिन मैं सब कुछ रियल में फील कर पा रहा था। फिर कुछ समय बाद मेरी आंख वापस खुली। इस बार वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। तभी मेरी उस पर अच्छे से नजर पड़ी। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा नहीं था, नाक से ऊपर तक उसका आधा सिर गायब था। मतलब उसका सिर ही नहीं था, नाक से ऊपर पूरा कटा हुआ था। फिर वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मैं लफ्जों में बता नहीं सकता कि ये कैसा था, लेकिन वो मुस्कान सबसे ज्यादा भयानक चीज थी। डर से मेरे रग रग का खून ठंडे बर्फ में बदल गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा क्योंकि मैं उसकी शैतानी हंसी देख सकता था और मैं बस उसकी दया पर ही अब निर्भर था। वो किसी भी वक्त चाहकर अब मुझे मार सकती थी, लेकिन किसी तरह उसने मुझे वापस सपने में आने के लिए मजबूर कर दिया। वापस मैं सपने में ही वहां से भागने के लिए संघर्ष करने लगा। आखिरकार मैं उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां मैंने मम्मी के दरवाजे के हैंडल को छुआ। तब मेरी दोबारा आंख खुली। आखिरकार जब सच में मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। शायद सुबह के 5 बजे थे। टीवी अभी भी चालू थी और उस पूरी रात मुझे पैरानॉर्मल एंटिटी द्वारा टॉर्चर किया गया। मैं अपने हॉल से अंदर रूम की तरफ अपनी मम्मी के पास भागा, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये सच है और कैसे मैं रात को मरते मरते ही बचा हूँ। बाद में मैंने अपनी मम्मी के सामने उस लड़की के बारे में बताया जिसने पूरी रात मुझे डरा डरा कर टॉर्चर किया था
और जो मुझे रात को दिखी थी, मैंने मम्मी से कहा कि उसकी सिर और आंखें नहीं थी। तब मेरी माँ ने भी कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ देखा है। मेरी मम्मी ने कहा कि एक रात उन्होंने भी एक साये को अपने बेड के सामने में बैठा हुआ देखा। तब मेरी मम्मी ने सोचा था कि वो शायद मैं ही हूँ। मम्मी उठी और बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो, अच्छे से बेड पे आकर सो जाओ। और वो उठकर पानी पीने के लिए किचन के तरफ आने लगी। तब उन्होंने देखा कि मैं तो हॉल में ही सोया हुआ हूँ। जब मेरी मम्मी ने वापस पीछे मुड़कर रूम में देखा तो अब वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मम्मी ने ये बात मुझे पहले इसलिए नहीं बताई थी कि मैं शायद डर जाऊंगा, लेकिन जब आज मेरे साथ ये हादसा हुआ तब कहीं जाकर उन्होंने भी घर में एक साया होने की बात की। मम्मी से बात करते करते मेरे पीठ पे जलन होने लगी। जब शर्ट उतारकर मैंने मम्मी को पीठ दिखाया तो मेरे पीठ के बीचों बीच बिल्कुल काला पड़ चुका था, और तो और मेरी पीठ पे छोटे छोटे दाने भी निकल आए थे। मेरी पीठ का एक रात में ये हाल हो जाना, इसने मुझे और मेरी माँ को अंदर से हिला दिया। इसके बाद हमने एक चर्च के प्रीस्ट को घर पे बुलाया और अपने घर की क्लेंजिंग करवाई। उन्होंने होली वाटर से घर को ब्लेस किया, और ऐसा होने के तुरंत बाद मैं और मेरी मम्मी हम दोनों फील कर पा रहे थे कि सच में अब हवा में भारीपन नहीं था। रोशनी भी घर में अच्छे से आने लगी थी। पहले जो घर डार्क लगता था अब वो थोड़ा सही लगने लगा था। सब कुछ सही हो जाने के बाद इस बीच मैंने 2 बिल्लियां भी पाल ली थी। मैं और मेरी मम्मी वापस खुश रहने लगे थे, लेकिन इसका असर ज्यादा दिन तक नहीं रहा। करीब 6 महीने बाद, कुछ दिन के शांति के बाद सब वापस पहले जैसा होने लगा। एक दिन मैं, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का एक फ्रेंड, हम तीनों हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रूम के दरवाजे पे 3 बार किसी ने मुक्के से पीटा। वो आवाज बहुत तेज थी। हम तीनों ही डरकर खड़े हो गए। अचानक हॉल में लगा झूमर झूलने लगा, आगे पीछे नहीं बल्कि एक गोल घेरे में। हम सब खड़े होकर हैरानी से ऊपर देख रहे थे। तभी रूम में से किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम रूम से आ रही उन आवाजों की तरफ जाएं। मेरी बिल्लियां जो अब तक एकदम शांत बैठी थी, ये होने के बाद वो भी एकदम अलर्ट हो गईं। उन बिल्लियों का रोआ खड़ा होने लगा। वो बिल्लियां फुफकारते हुए, वो बिल्लियां डाइनिंग हॉल से होते हुए रूम से किचन में, किचन से बाथरूम में एक ना दिखने वाली शक्ति का पीछा कर रही थी। वो दोनों ही बिल्लियां चिल्लाते हुए एक साथ पूरे घर में दौड़ रही थी। यहाँ तक कि वो बिल्लियां दीवार से लेकर पर्दे के पाइप तक हर जगह दौड़ते हुए भाग रही थी, मानो किसी का पीछा कर रही हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख सका। मैं क्या, किसी ने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। बिल्लियां पूरे घर में उसका पीछा कर रही थी। अचानक से वो बिल्लियां हॉल में आई और एकदम शांत हो गई। झूमर भी हिलना बंद हो गया। बिल्लियां ऐसे आकर शांत बैठ गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी ये बातें याद करके बिल्लियों के बारे में ऑनलाइन देख रहा था, तो मैंने इंटरनेट पे पाया कि बिल्ली, कुत्ते और उल्लू जैसे जानवर भूत और नेगेटिव एनर्जी को देख सकते हैं। खैर, इसके कुछ दिनों बाद मुझे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं उस समय 14-15 साल का था और मुझे इन काली शक्तियों के कारण दिमाग में डर बैठ गया था, जिससे मेरी तबीयत सीरियस हो गई थी। हमने उसके बाद वो घर छोड़ दिया। मम्मी के फ्रेंड ने जब हमारी ऐसी हालत देखी तो उसके साथ हम लोग एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अभी तो मैं अकेले एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। आज मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी माँ ने भी अपने फ्रेंड से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उस घर को छोड़ने के बाद हमारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस दिन उन बिल्लियों ने एक तरह से हमारी जान बचा ली थी। मैं जिस कॉल सेंटर में काम करती हूँ, वहाँ मेरी नाइट की शिफ्ट लगती है।
ये कॉल सेंटर फिलीपींस के अलांग में मौजूद है। रात भर तो कॉल्स पे बिजी रहती हूँ और कभी कभी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं खोई खोई सी और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई सी महसूस करने लगती हूँ। शायद ये नाइट शिफ्ट में काम करना और मेरे द्वारा ली जाने वाली दवाओं का असर है। हर बार जब मैं कॉल सेंटर जाने के लिए अपना घर छोड़ती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे तो कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे एरिया के सड़क पे अंधेरा है, बल्कि हमारा एरिया रात में भी जगमगाता ही रहता है और इस एरिया की सभी सड़कें सीसीटीवी कैमरे से भरी हुई हैं और आसपास के सभी पड़ोसी भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अक्सर अपने पड़ोसी एलेंग एबेट से मिलती हूँ। वो जब भी मुझे गली से गुजरता हुआ देखती हैं तो हमेशा वो मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे देती हैं और मुझे एकदम अपनी बेटी जैसा ही ट्रीट करती हैं और वो अक्सर मुझे अपने बेटे से मिलाने की कोशिश करती हैं, जो कि करंटली फिलीपींस में मर्चेंट नेवी है। लेकिन मुझे अभी शादी करने या किसी रिश्ते में आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं अभी अभी ही ग्रेजुएट हुई हूँ और मुझे अपनी लाइफ में अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभी खुद एक जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। खैर, जैसा कि मैं कह रही थी, मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अपनी दोस्त टिंटिन को इसके बारे में बताया, लेकिन उसका कहना था कि ये उसके साथ भी होता है। उसने आगे कहा कि हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो ये सिर्फ नींद की कमी है। रात भर कॉल सेंटर में थक कर दिन में भी नींद पूरी नहीं होती, जिससे कि हमें हेलुसिनेशन होती है और दिमाग खुद ही सीन क्रिएट करने लगता है। उसकी ये बात सोचकर मैंने भी सोचा कि हाँ, सही कहा टिंटिन ने, बिल्कुल यही हो रहा है मेरे साथ। और मैं पुरानी कथाओं और भूत प्रेत पे ज़रा भी विश्वास नहीं करती। ये तो इंसान है जो मुझे डराते हैं, क्योंकि आपके साथ वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रखता है ये आप नहीं जानते। सामने वाला आपके साथ कब और क्या कर दे इसका आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता। तो भूत प्रेत से ज़्यादा मुझे इंसानों से डर लगता है। अगले दिन जब मैं दोबारा ऑफिस के लिए निकली तो वापस मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे जस्ट पीछे कोई चप्पल घसीट कर चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि सच में कोई इंसान होगा और धीरे धीरे मुझसे आगे निकल जाएगा, लेकिन वो आवाज़ मेरे पीछे से, एकदम जस्ट मेरे पीछे से पिछले 2 मिनट से आ ही जा रही थी। वो इंसान मुझसे आगे निकल ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कोई मुझे लूट ना ले। मैं सीधे चलते चलते थोड़ा घबरा रही थी। मैंने अपना हाथ पर्स में डाला और पेपर स्प्रे को पकड़कर एक झटके से मैं पीछे मुड़ी तो बस वहाँ कोई नहीं था। जिस सेकंड मैं पीछे मुड़ी वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। मैं चारों तरफ इधर उधर देखने लगी, घर के बाहर लगी गाड़ियों के पीछे भी देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। किसी इंसान का चलते चलते मेरे पीछे से यूं गायब हो जाना ये नामुमकिन था। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो हमेशा मेरे पर्स में एक पेपर स्प्रे का कैन होता है और साथ में एक सीटी भी अपने साथ रखती हूँ, खासकर जब मैं देर रात ट्रैवल करती हूँ। मेरा ऑफिस घर से काफ़ी करीब है। मैं इसे लगभग 2 साल से कर रही हूँ। मेरा ऑफिस घर से 1 किलोमीटर की ही दूरी पे है, लेकिन जब भी मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। अक्सर चलते हुए मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं चलते चलते ही दौड़ रही हूँ और ऐसा भी लगता था कि कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। तो उसी वजह से मैं तेज़ चलते चलते थोड़ा दौड़ने सी लगती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि आखिर मैं किससे मदद मांगूं। मदद मांगने के लिए कोई दिखना भी तो चाहिए। एक बार मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मैं सीसीटीवी फुटेज कहाँ देख सकती हूँ, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज की फीड देखी तो कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज में मैं साफ देख पा रही थी कि मैं कभी कभी किसी से बचकर भाग रही होती हूँ, लेकिन उस सीसीटीवी में कोई भी मेरे पीछे नहीं था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था
कि इस बात पे मुझे और ज़्यादा डरना चाहिए या मेरा डर दूर होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से मैं डर रही हूँ वो तो मेरे पीछे है ही नहीं। हालांकि जब मैं श्योर हो गई कि मेरा पीछा कोई नहीं करता, तो उसके बाद भी जब जब मैं ऑफिस में आती तो साफ तौर पे मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। तो कभी कभी तो मेरे पीछे से किसी के हंसने की भी आवाज़ आती, जैसे कोई मेरे पीछे से स्माइल पास कर रहा है। कई बार मैं पेपर स्प्रे हाथ में लेकर झटके से पीछे मुड़ती, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता था। मैं आज घर पे आकर सोच ही रही थी कि सच में तो कहीं कोई भूत प्रेत मेरा पीछा तो नहीं करता। मैं यही सब सोचते हुए ऑफिस से आने के बाद अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मुझे ऑफिस के एक फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि टीवी खोल कर लोकल न्यूज़ देखो। मैंने टीवी ऑन किया और वो लोकल चैनल ओपन किया। उस पे एक लोकल ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। एक महिला जो बेजान पड़ी हुई पाई गई। उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। पीड़ित की पहचान टिम के नाम से हुई है, जो कि आलांग के एक कॉल सेंटर की एजेंट है। पुलिस के अनुसार मौत का कारण और इस मर्डर के पीछे का मकसद अभी भी पुलिस पता कर रही है। पीड़िता की बॉडी एक एक टुकड़ों में कटी हुई मिली है। पीड़िता के घर वाले फिलहाल उसके खोने का गम मना रहे हैं। मेरी सबसे खास दोस्त, जिसने मुझे बोला था कि उसे भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, आज वो इस दुनिया में नहीं थी। और जिस तरह से उसकी मौत हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी।